हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेपीएससी फॉर यू। सो अब समय आ गया है झारखंड में नियुक्तियों का। जैसा हम देख रहे हैं अभी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी भी आ गई है। सो इट्स टाइम टू गियर अप फॉर अदर वैकेंसीज ऑल्सो, जो कि बहुत जल्द आने वाली है। सो अपने इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे थे। लास्ट वीडियो हमने देखा था सल्तनत कालीन झारखंड, और अब हम देखेंगे मुग़ल कालीन झारखंड। मुग़ल टाइम में झारखंड में मुग़लों का कैसा प्रभाव रहा, किसका कैसा इफेक्ट हुआ झारखंड की पॉलिटिकल कल्चरल लाइफ के ऊपर में। सो पहले हम देखते हैं मुग़ल्स का आगमन और कैसे कैसे किसका कब कब शासनकाल रहा। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो हम जानते हैं जैसा मुग़ल जो साम्राज्य है उसका शुरुआत किया था बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, जो 1526 में हुआ था। सो बाबर स्टार्टेड द मुग़ल डायनेस्टी इन 1526 और वो 26 से 30 तक बाबर रूल किया। उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं ने 1530 से 40 तक, और फिर 56 के बाद से उसके बाद फिर 40 से 55 तक जो था वो शेरशाह सूरी, जो हुमायूं का बोलते हैं कट्टर दुश्मन था। शेरशाह सूरी चूँकि अफ़गान था और मुग़लों ने अफ़गान को हरा के अपना वर्चस्व स्थापित किया था, तो अफ़गान्स वेर ऑलमोस्ट अगेंस्ट द मुग़ल्स। और यही कारण था कि अफ़गान जो था वो बिहार बंगाल वाले क्षेत्र में रह के हमेशा मुग़ल्स के अगेंस्ट प्लान बनाते थे, स्ट्रेटजी बनाते थे, और वो चाहते थे कि मुग़लों को यहाँ से हटाया जाए। तो शेरशाह सूरी के बाद अकबर 1556 से 1605, अकबर जिसको माना जाता है कि मोस्ट लिबरल और केवल सेक्युलर राजा था, जिसने हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए भी काफ़ी अच्छे काम किए। अकबर के बाद जहांगीर के बाद शेरशाह, और फिर औरंगज़ेब के बाद जो मुग़ल के राजा थे वो दैट वर नॉट सो वेरी स्ट्रॉन्ग। तो औरंगज़ेब तक हम आज कवर करेंगे कि औरंगज़ेब तक का कैसा प्रभाव पड़ा झारखंड में और झारखंड की हिस्ट्री पे। तो मुग़ल एरा, द नंबर ऑफ स्मॉल एंड बिग स्टेट्स इन झारखंड इंक्रीज फर्दर ड्यूरिंग द मुग़ल पीरियड। द बिगेस्ट चेंज वाज दैट आफ्टर डिफीटिंग द रक्सेल्स द चेरो एस्टैब्लिश्ड अ न्यू किंगडम इन पलामू। तो रक्सेलों को हराकर चेरो ने पलामू में अपना नया किंगडम बनाया। उस समय तक झारखंड वाज स्पेयर्ड फ्रॉम मुस्लिम एनक्रोचमेंट, मतलब जब मुग़ल के आने के पहले तक झारखंड मुस्लिम शासकों के से दूर था, मुस्लिम एनक्रोचमेंट हुआ नहीं था। द शेर खान पेव्ड द वे फॉर द एंट्री ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। शेर खान मतलब शेरशाह सूरी, इसने ही वही बोला बिहार झारखंड और बंगाल वाला क्षेत्र में रहकर मुग़लों के अगेंस्ट स्ट्रैटेजी बनाता था। तो इसने ही यहाँ पे मुस्लिम का एंट्री का रास्ता बनाया था। नहीं, अब हम देखते हैं बाबर और बाबू हुमायूं एरा झारखंड। तो चूँकि बाबर वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी, तो ही वाज मोर कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग हिज डायनेस्टी। तो वो झारखंड तक उसका कुछ खास इम्पैक्ट था नहीं, बिकॉज उसका जो कार्यकाल भी था वो भी 4 साल का ही था। सो ड्यूरिंग द रीन ऑफ मुग़ल एम्परर बाबर 1526 to 30 एंड हुमायूं 30 to 40, झारखंड वाज आउट ऑफ देयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्योंकि झारखंड काफ़ी ईस्टर्न साइड में था, तो मुगल्स वेर मोस्टली कंसंट्रेटेड टुवर्ड दिल्ली रीजन। पानीपत में लड़ाई शुरू हुआ था, तो उनका देवर एट द टाइम एक्सपैंड हो रहे थे, तो झारखंड तक कुछ खास इम्पैक्ट था नहीं। और वैसे भी झारखंड जंगलों और पहाड़ों में था, तो इतना कुछ खेती या कुछ ये नहीं था, तो जो इनका नज़र पड़े उस ओर। So the regional kings of Jharkhand continued to rule without any external interference. Since Babur had established the Mughal dynasty by overthrowing the Afghans, so while living in Bihar, Bengal, they were trying to gather power again and compete with the Mughals. वही बताया, वो लोग मुग़ल से compete करने के लिए इधर अपना स्ट्रैटेजी और जो अस्त्र शस्त्र वो सब बनाने का इनका काम चलता था।
Thus, during the reign of Babur and Humayun, Jharkhand became a haven for the anti-Mughal Afghans. Humayun had entered Burkunda on one occasion during the Mughal-Afghan conflict. तो शेर शाह का पीछा करते करते एक बार हुमायूं बुरकुंडा तक आ गया था, बट उसके बाद का रास्ता ऐसा था कि जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको ही पता होता था कौन सा किधर जाता है जंगलों में। तो हुमायूं को फिर वहाँ से वापस चला गया कि इसे कुछ शेरशाह को पकड़ना इतना आसान था नहीं, और वो कहाँ जंगलों में विलुप्त हो गया। फिर हुमायूं वहाँ से वापस लौट गया। हुमायूं's greatest enemy शेर शाह used this area several times in the मुग़ल अफ़गान कॉन्फ्लिक्ट। 1530 से 1540 के बीच में जो मुग़ल अफ़गान कॉन्फ्लिक्ट होता था उसमें शेर शाह इस रास्ते को बहुत बार यूज़ करता था, और वो काफ़ी एक्वेंटेड भी था इस रास्ते से, आना जाना उसका काफ़ी था क्योंकि वो रहता है इस रीजन में था। फिर हुमायूं के बाद शेर शाह का जो कार्यकाल था, तो अकॉर्डिंग टू अहमद यादगार, शेर शाह सूरी वांटेड टू टेक पोजेशन ऑफ ए वाइट एलिफेंट फ्रॉम महाराज चेरो। इसके पीछे दो कहानी है। जो अहमद यादगार के हिसाब से कि पलामू के क्षेत्र में एक हाथी था जिसका नाम था श्याम सुंदर, उसको शेर शाह चाहता था कि वो उसके पास आए, क्योंकि उसका कहना था कि उसके माथे पे कभी धूल नहीं बैठता था, इतना स्ट्रॉन्ग हाथी और पावरफुल और चैरिज्मेटिक। तो वो इसको पसंद था शेर शाह को, वो उसे हासिल करना चाहता था। इसलिए उसने अपने जो ये था कमांडर था खवास खान, उसको भेजा था चेरों पे आक्रमण करके उस हाथी को पाने के लिए। फिर एक स्टोरी ऐसा भी है कि जो चेरों के जो रूलर थे, वो जब भी ये शेर शाह जाता था कभी लड़ाई करने के लिए कैंप से बाहर, तो ये उनके कैंप में जाके तोड़ फोड़ लूटपाट ये सब करते थे। तो इससे परेशान होकर भी शेर शाह ने बोला कि एक ही बार जाओ और काम तमाम करके आओ। तो कहा जाता है कि 4000 हाथियों घोड़ों के साथ खवास खान जाता है और महाराज चेरों के साथ युद्ध करके उसको हराता है, और फिर वहाँ से काफ़ी कुछ लूटपाट भी करता है। द चेरो चीफ वाज besieged and compelled to surrender the elephant and खवास खान कैप्चर्ड द ह्यूज ब्यूटी। सो ये दोनों स्टोरी है कि एक तो उससे परेशान होकर, दूसरा श्याम सुंदर हाथी के लालच में उसके ऊपर अटैक करता है चेरों के ऊपर में ना। अब उसके बाद अकबर के टाइम में क्या होता है देखते हैं। द ओनली थिंग दैट हैपेंड इन द preceding 45 years was that under pressure from the Mughals, the Afghan rebels would take shelter in the forest here and reach Jharkhand in pursuit of Mughals. During the reign of Akbar, there were 3 major ruling dynasties in Jharkhand. तो अकबर के समकालीन जो 3 मेजर डायनेस्टी झारखंड में थी, वो नाग डायनेस्टी थी कोकरा में, चेरो डायनेस्टी पलामू में, और सिंह डायनेस्टी सिंहभूम में। During the Akbar's time, the Mughal paid attention to the region for political, strategic and economic reasons. So अकबर का था विस्तारवादी नीति। फॉर पॉलिटिकल रीज़न वो चाहता था कि जितना एरिया उसके अंडर में आएगा तो उतना टैक्सेस आएंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट उसका ध्यान झारखंड के ऊपर भी आया। दूसरा था कि झारखंड में जंगल बहुत थे, तो जंगल से हाथी उनको इजीली मिल जाते थे जो उनको युद्ध में काम आते थे। और इकोनॉमिक रीजंस था कि जो शंख नदी में डायमंड पाए जाते थे, तो इसका भी खबर अकबर को लगा था। तो फॉर दैट रीज़न ऑल्सो वो चाहता था कि इस रीजन में थोड़ा हस्तक्षेप किया जाए, और फॉर दिस रीजंस वो उन लोगों का ध्यान झारखंड की ओर आया। सो विद द पोजीशन ऑफ दिस एरिया, द प्रॉब्लम ऑफ एलिफेंट्स वाज रिमूव्ड फॉर द मुगल आर्मी। Diamonds were also obtained from the Sank River in this region. In 1585 AD, the Mughal army invaded this region. So 1585 में उस रीजन में डायमंड निकालने के लिए मुगल आर्मी invaded this region. At this time, the king of Kokra was Madhukaran Shah. It seems that he was also taken captive and presented in the royal court. तो
मुगलों ने मधुकरण शाह को भी बंदी बना के कोर्ट में ले जाया गया, बट वो इतना सीधा सादा आदमी था कि अकबर उसको देख के बोला क्या ही करूँगा मैं इसको रख के, और इतना अच्छा नेचर, हम्बल नेचर, तो वो उसको कोकरा वापस दे दिया और उसको बोला कि आप एनुअल टैक्सेस मुग़ल दरबार में पेश करते जाए, भेजते जाए। So where because of his humble nature, the emperor again sent him to Kokra and had to pay annual taxes to them। और ये अकबर का नीति भी ऐसा था कि वो रूल करना भी चाहता था और विदाउट एनी प्रेशर। तो अभी जो अनटच्ड एरियाज़ था झारखंड का, तो बाय दिस वे उसने झारखंड में अपना मतलब एक तरह से रूल, बिकॉज दे आर पेइंग टैक्सेस, तो अकबर के अधीन हो गया था ऑलमोस्ट। द बिगेस्ट थिंग वाज दैट द किंग हेयर हैड बिकम ए ट्रस्टेड सबऑर्डिनेट ऑफ द मुगल्स। तो ये बताया मैंने कि वो जो किंग था वो मुगल्स का भरोसे वाला हो गया था। एंड इज़ एविडेंट फ्रॉम द हेल्प गिवन टू हिम टू द मुगल्स ड्यूरिंग द ओडिशा कैंपम। अब ऐसे करता था, उसने उसको राज्य में वापस भेज दिया सिर्फ टैक्सेस, तो सबको लगा अकबर बहुत अच्छा है, बंदी बना के नहीं रखा, हम पे खुद हुकूमत नहीं कर रहा है। सो एक भरोसा जीत गया था, और वही भरोसा उसको काम आया जब वो उड़ीसा में कैंपेन करा था, तो ये मधुकरण शाह ने उसको हेल्प किया। Like Kokra, the Singh dynasty kings of Singhbhum also become accomplices to the Mughals. By 1589 AD, under the leadership of Man Singh, Chero was also defeated and made a part of the empire. So धीरे धीरे सिंघभूम भी मुगल्स के अंदर में, और चेरो भी 1589 में मान सिंह ने चेरो को हरा के उसको भी मुग़ल साम्राज्य के अंदर में मिला लिया। अब अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर। So Jahangir was also aware of the subject of diamonds found in Jharkhand. He has mentioned this in his autobiography तुजू के जहांगीरी। तो जहांगीर को भी पता था कि शंख नदी में हीरे मिलते हैं। इसने अपने बुक तुजू के जहांगीरी में इसको मेंशन भी किया है। So during the time of Jahangir, the ruler of Kokra was in the hands of Durjan Sal. He also stopped paying annual taxes to the Mughal court. So झारखंड में बेसिकली होता क्या था कि ये लोग कुछ टाइम तक टैक्सेस देते थे, कभी पूरा देते थे, कभी आधा देते थे, बिकॉज कोई रेवेन्यू का बहुत ज़्यादा सोर्स भी नहीं था झारखंड में, खेती वैसा कुछ था नहीं। फिर ये लोग देना बंद कर देते थे, सोचते थे क्या इतना दिल्ली दूर बैठा है, वो किधर आने वाला है। सो इनका ऐसा था, सभी झारखंड का जो मोस्टली राजा था सब ऐसा ही था, रेगुलर टैक्सेस कोई देते नहीं थे। तो दुर्जन साल भी ही स्टॉप पेइंग एनुअल टैक्सेस टू द मुगल कोर्ट। तो फिर इन 1615 में क्या हुआ, फिर इब्राहिम खान अटैक कोकरा एंड प्रेजेंटेड द दुर्जन साल एज ए प्रिजनर टू द रॉयल कोर्ट। फ्रॉम देयर ही वाज सेंट टू ग्वालियर फोर्ट आफ्टर बीइंग सेंटेंस्ड फॉर 12 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो फिर वहाँ से दिल्ली में खबर पहुँचा था कि इधर से कोकरा से झारखंड से आपका जो टैक्सेस है वो आ नहीं रहा है रेगुलरली। तो कुछ टाइम वेट करते थे मुग़ल वाले, फिर उसके बाद वापस अटैक, फिर इब्राहिम खान ने अटैक किया और इसको बंदी बना के दुर्जन साल को ग्वालियर के किला में भेज दिया 12 साल के लिए। फिर ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर को एक पर्पल कलर का डायमंड मिलता है, और जहांगीर उसका प्योरिटी जानना चाहता था कि कितना शुद्ध है, क्या है, बिकॉज डायमंड का, हीरे का परख सिर्फ जौहरी को ही होता है कहा जाता है। तो फिर उसको किसी ने बताया कि दुर्जन साल तुम्हारे जेल में बंद है, कोकरा का राजा, ही इज़ ए वेरी गुड जौहरी, मतलब उसको हीरे का बहुत परख है। तो उसे बुलाता है जहांगीर अपने कोर्ट में, हीरा दिखाता है, फिर दुर्जन साल हीरा को देखता है, फिर उसकी प्योरिटी को बताता है कि ये खरा हीरा है। फिर उसकी जांच करने का तरीका और इसके इस एक्टिविटी से देख के जहांगीर उससे खुश हो जाता है और फिर उसको रिहा कर देता है अपने राज्य के लिए। सो देखते आगे। इट इज़ सेड दैट वंस ए पर्पल कलर डायमंड वाज फाउंड इन दिस एरिया, द एम्परर वांटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्योरिटी ऑफ द डायमंड।
He did not know that Durjansal is a very good connoisseur of diamonds. The quality of Durjansal became the means of liberation from his prisoner life. Durjansal at the behest of the emperor checked the purity of the diamond and told it to be pure. Durjansal बताता है कि ये प्योर है. तो जहांगीर emperor was pleased with him and returned him his kingdom. Permission was given to him that if he had any demand he could put it before the emperor. फिर उसको उसके राज्य में वापस भेज देता है, भेजने के लिए बोलता है और बोलता है कि तुम्हारा कुछ अगर डिमांड है तो तुम बताओ. काफ़ी खुश होता है उससे. तो वो दुर्जनसाल 2 डिमांड रखता है. राजगन एंड हिज फैमिली मेम्बर्स हु वेर इम्प्रिजन इन ग्वालियर फोर्ट शुड बी फ्रीड. इसके साथ में राजमन और उसके फैमिली मेम्बर्स को भी ग्वालियर फोर्ट में बंदी बनाया जाता है उस टाइम ही. ये बोलता है कि उसको भी छोड़ दो. एंड ही शुड बी अलाउड टू सिट ऑन द चेयर इन द कोर्ट. और ये शुड बी अलाउड टू सिट इन द चेयर इन द कोर्ट. The emperor accepted both the above demands. Durjansal also agreed to pay 6,000 annual taxes, and the patta of his kingdom was given to him by the emperor. So ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कितना टैक्स देने को राजी हुआ था. दैट इज 6,000. ये क्वेश्चन 7 JPSC में भी पूछा गया था कि दुर्जनसाल जहांगीर को कितने टैक्सेस देने पे रिहा हुआ था, कमिटमेंट कितने टैक्सेस देने का किया था जिसके बाद उसको छोड़ा गया था. सो दैट वाज 6,000. फिर वो आता है दुर्जनसाल, और दुर्जनसाल ने जो फिर अपनी बिल्डिंग्स बनाई थी, तो दैट वाज द मिक्सचर ऑफ मुग़ल एंड इंडियन आर्किटेक्चर. जो नवरत्नगढ़ का किला है जो अब तो टूट गया है, जो थोड़ा बहुत देखने को मिलता है. क्योंकि झारखंड में था तो उसको इतना आइडिया नहीं था कि कैसे कितना बड़ा किला बनता है, कैसे बनता है. फिर वो आने के बाद उसने काफ़ी कुछ चेंजेस किया था, राजधानी शिफ्ट किया सेफ्टी फीचर्स से देख के ना. उसके बाद फिर हम वो देखेंगे. उसके बाद अभी हम देखते हैं शाहजहाँ के टाइम में क्या था. बाय द बिगिनिंग ऑफ द शाहजहाँ's रेन द मुगल वेयर्स फुल्ली एक्वेंटेड विद छोटानागपुर. तो अब तक 1530 से 1526 से अब तक जो एक एक करके झारखंड के एरियाज़ में आ रहे थे बिकॉज ऑफ सम और अदर रीजन्स. तो नाउ दे आर फुल्ली एक्वेंटेड विद द छोटानागपुर. मुगल्स ऑल्सो हैड ए डीप कनेक्शन विथ ओनली 2 पार्ट्स ऑफ रीजन, कोकरा एंड पलामू. सो ये 2 पार्ट से उनका डीप कनेक्शन था, क्योंकि पलामू में चेरोज़ के कारण आए थे और कोकरा में जस्ट बिकॉज ऑफ डायमंड्स एंड. तो इस रीजन में इनका ज़्यादा पकड़ था. इन द फर्स्ट फेज ऑफ शाहजहाँ's reign, the ruler of this place was Durjansal. Durjansal ruled Kokra for about 13 years after being freed from captivity. On his return, he made Doisa a more strategically secure place in the place of his capital, खोखरा. सर ये बताया, आने के बाद इसने अपना कैपिटल डोइसा शिफ्ट किया, जो कि 3 तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ था और एक तरफ साउथ कोयल नदी थी. तो ये क्योंकि पहले इनको आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ आक्रमण हो सकता है. ये लोग काफ़ी फ्रीली रहते थे, अपना राज्य, ना किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं. तो जब मुगल्स का आक्रमण होना शुरू हो गया तब फिर इनको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान आने लगा. तो इसने अपना कैपिटल शिफ्ट किया डोइसा में, जो कि 3 तरफ से घिरा हुआ था पहाड़ों से. ऑन हिज रिटर्न ही मेड डोइसा ए मोर स्ट्रैटेजिकली सिक्योर प्लेस in place of his capital Khokhara, surrounded by hills on 3 sides and South Koel River on 1 side. The Doisa was often formidable to the enemies. मतलब कि ये दुश्मनों के लिए एकदम मुश्किल था डोइसा तक पहुंचना. खोखरा क्या था, ऑन द वे पड़ता था रास्ता में बंगाल जाने का. तो कोई भी आता जाता इनको लगा कि अब आक्रमण कर सकता है. There is a clear influence of Mughal architecture in the construction of the buildings established in Doisa, in which the palace of Durjansal, Navratngarh, is the most important. It was 5-storied, but only 3 stories remain. तो बताया कि जो बिल्डिंग्स थे that was shows the Mughal architecture, the mixture of Indian and Mughal architecture जो उनके बिल्डिंग में. तो जो नवरत्नगढ़ का किला था
5 मंजिला बनाया था, टूट टूट के अभी 3 ही बचा है। So after the death of Durjan Sal, Raghunath Shah probably became the ruler, and even during his period, the Mughal Nagvanshi relations remains cordial. So उसके बाद जब छोड़ दिया था जहांगीर ने, उसके बाद से कंटिन्यूस ये टैक्सेस भेजते रहते थे, तो कॉर्डियल रिलेशंस, हेल्दी रिलेशंस मेंटेन था, ऐसा दोबारा कुछ आक्रमण हुआ नहीं था। Although even during the time of Shah Jahan, the reason for the interest of the Mughals in the area was diamond. During the reign of Shah Jahan, the Chero and Mughal relations of Palamu became more visible. So diamonds का, क्योंकि the most precious metal है, तो इसका आकर्षण अभी भी बना हुआ था मुगलों का झारखंड के प्रति। तो प्रताप राय वॉज द रूलर ऑफ चेरो किंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ, झारखंड के समय जो समकालीन राजा था चेरो का, पलामू का, वो था प्रताप राय। द किंग of the Singh dynasty of Singhbhum had close contact with the Mughals. It was during Shah Jahan's time that he agreed to pay regular annual taxes to the Mughals. There is a lack of clear information on the relations of Shah Jahan with the Manbhum. तो जो सिंह डायनेस्टी था सिंघभूम का, अब वो उन्होंने भी मुग़लों को रेगुलर कर या टैक्स देने के लिए राज़ी हो गए थे। बट उसके बाद जो धनबाद, मानभूम, हजारीबाग, ये सब क्षेत्र में क्या इम्पैक्ट था इसका अभी तक क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। कहा जाता है कि धनबाद वाज नेवर टच्ड बाय द मुगल्स, क्योंकि झारखंड का हिस्ट्री बहुत ज़्यादा एलेबोरेटेड कहीं पे लिखा नहीं गया है, जैसा कि हम देखते हैं बिहार का हिस्ट्री में मिलता है हमें। अब शाहजहाँ के बाद औरंगज़ेब, तो औरंगज़ेब का भी अपनी कहानी है, हाउ ही गैदर्ड द थ्रोन, अपने भाई को मार के, जो दारा शिकोह को मार के इसने राजगद्दी हासिल किया था, तो वो अलग चीज़ है। हम देखेंगे झारखंड के कंटेक्स्ट में क्या है। During the reign of Aurangzeb, Jharkhand was also a victim of his imperialistic mentality like other parts of India. During his time, he established closer relations with the region. Also, areas like Manbhum and Singhbhum, which were almost untouched till then, now were now forced to pay annual taxes. तो मानभूम और सिंघभूम जैसा बता रहे थे कि अब तक शाहजहाँ के टाइम तक, सिंघभूम भी तो जो था सिंह डायनेस्टी का, वो भी शाहजहाँ के टाइम में उसने टैक्स देना शुरू किया। और जो मानभूम था, धनबाद वाला क्षेत्र, धनबाद गिरिडीह वाला क्षेत्र, जब तक अनटच्ड था, औरंगज़ेब के टाइम में उनको भी कंपेल किया गया टू पे द एनुअल टैक्सेस। ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगज़ेब, रघुनाथ शाह द नागवंशी किंग ऑफ कोकरा रूल फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट। तो कंटेम्प्रेरी जो मोस्ट ऑफ द टाइम के लिए बोल सकता है, नागवंशी किंग कौन था? दैट वाज रघुनाथ शाह। He was a man of extreme religious and charitable nature. His religious teacher was हरिनाथ। तो रघुनाथ शाह was a religious and charitable था वो काफ़ी, एंड उसका religious teacher कौन था? हरिनाथ। तो ये वन लाइनर सुनना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीधा क्वेश्चन आ जाता है। Who was the religious teacher of रघुनाथ शाह? It is said that on one occasion, Raghunath donated his entire kingdom to Harinath. When Guru Harinath refused to accept such a huge donation, Raghunath declared that he was Harinath's slave, and Raghunath, took the name of Guru. The word Nath was added to his name. So कहा जाता है कि रघुनाथ शाह ने अपनी पूरा किंगडम अपने गुरु को समर्पित कर दिया था, बट गुरु ने जब इनकार किया, नहीं ले सकता, तो फिर उन्होंने उसका जो गुरु हरिनाथ का जो नाथ था वो अपने नाम में ऐड किया, दैट इज़ रघुनाथ। द वर्ड नाथ उसके बाद नाम में उसने अपने नाम में जोड़ा। All subsequent Nagvanshi kings began to include the word Shah and Nath in their names. The first given by Emperor Akbar and the second given by हरिनाथ। तो जो शाह लगाते हैं, दुर्जन साल भी था, वो भी दुर्जन शाह फिर या रघुनाथ शाह। सो जो शाह लगाया
वो औरंगज़ेब ये अकबर ने दिया था शाह टाइटल, शाह की उपाधि। और जो नाथ लगाते थे वो, जो इसके बाद के जितने रूलर्स थे, वो जो उनके गुरु थे हरिनाथ के नाम में जो नाथ है, उस नाथ के बेसिस पे अपने नाम के पीछे नाथ लगाते थे। जैसे Raghunath decorated his capital Doisa with many buildings and public utilities and also got many temples built here. Jagannath temple is the most notable among these temples. Two important inscriptions engraved on the wall of this temple show that it was built in 1682 AD during the reign of रघुनाथ शाह। सो जो इंस्क्रिप्शंस है वो शो करता है कि जो जगन्नाथ टेम्पल बना है रांची में, दैट इज़ बिल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रघुनाथ शाह इन 1682 AD। रघुनाथ शाह बिल्ड द मदन मोहन टेम्पल एट प्लेस कॉल्ड बोरिया। तो बोरिया जो रांची के पास ही है, आप टैगोर हिल का या मोराबादी का नाम सुनोगे तो मोराबादी से थोड़ा और आगे जाएंगे तो बोरिया है। वहाँ पे एक मदन मोहन मंदिर है जो रघुनाथ शाह ने ही बनाया है। द राम सीता मंदिर वॉज बिल्ड इन चुतिया बाई हरि ब्रह्मचारी। There was only one invasion of the Mughals during this period. During his period, Chero ruler Medni Rai attacked Kokra and plundered the capital. Apart from the property looted from here, there was also a huge stone gate which was installed by Medni Rai in the new fort of Palamu, which is still famous as Nagpur Darwaja. तो मेदनी राय था, उसने जो चेरो का जो रूलर था मेदनी राय, वो अटैक किया कोकरा पे और काफ़ी कुछ लूटपाट किया। और प्रॉपर्टी लूटने के अलावा एक बड़ा सा पत्थर स्टोन गेट था जो अपने साथ लेकर गया और अपना न्यू फोर्ट जो पलामू में बनाया था, पलामू का किला जिसका आज भी फेमस है, वहाँ पे लगाया। वो दरवाज़ा नागपुर दरवाज़ा के नाम से अभी भी जाना जाता है। राम शाह, ये देख रहे हैं शाह सरनेम। अब जो जितने भी आगे के रूलर्स हैं उनके आगे नाम शाह या नाथ ऐसा लगा हुआ है। तो राम शाह बिकेम द रूलर आफ्टर द डेथ ऑफ रघुनाथ शाह। इवन एट दिस टाइम द मुगल नागवंशी रिलेशंस वेर कॉर्डियल। In the year of Aurangzeb's rule, the Chero king of Palamu was Medni Rai. He ruled from 1658 to 1674. So औरंगज़ेब के टाइम में जो चेरो रूलर था दैट वाज मेदनी राय। मेदनी राय काफ़ी पराक्रमी और पावरफुल रूलर ऐसा माना जाता है। माना जाता क्या था? Perhaps initially he accepted Mughal authority, but he took full advantage of the succession battle of Shah Jahan's sons. He stopped paying taxes to the Mughal territories. पहले उसने सुजर्निटी जो था अपना मुग़लों का मान लिया था, अथॉरिटी, मुग़ल अथॉरिटी, और वो टैक्सेस भी देता था। बट जब पता है जैसे औरंगज़ेब का और शाहजहाँ के बेटों के बीच में गद्दी को लेके जब लड़ाई शुरू होता है तो वो लोग आपस में ही बिज़ी हो जाते, काफ़ी उनका ध्यान इस क्षेत्र में जाता नहीं है। मैंने पहले बताया जब उनका ध्यान हटता था तो ये लोग टैक्सेस देना बंद कर देते थे। So Medni Rai ne bhi stopped paying taxes to the Mughal territories. Aurangzeb ordered Daud Khan, the Subedar of Bihar, to attack Palamu and collect taxes from the Chero king. तो जब औरंगज़ेब को पता चली ये बात कि इस क्षेत्र से टैक्स आना बंद हो गया, तो उसने बिहार का जो सूबेदार था दाऊद खान, उसको बोला यू गो एंड अटैक पलामू एंड कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द चेरो किंग। ही ऑल्सो ऑर्डर्ड मेनी जागीरदार्स एंड फौजदार्स ऑफ बिहार टू हेल्प इन दिस कैंपेन ऑफ दाऊद। वहाँ के और भी जो फौजदार और जागीरदार थे उनको बोलता है कि भाई तुम लोग भी हेल्प करो इन दाऊद के इस कैंपेन में। A long military campaign started against the Chero ruler of Palamu in 23rd April 1660, which lasted till December 1660. तो जो कैंपेन था, लड़ाई, वो अप्रैल 23 1660 से दिसंबर 1660 तक चला। अल्टीमेटली क्या था, इतना बड़ा मुग़ल साम्राज्य था बट इतने टाइम तक भी अगर होल्ड अप करके रखा था चेरो किंग, तो दैट वाज ग्रेट। अल्टीमेटली द चेरो वाज डिफीटेड एंड मेदनी राय वहाँ से भाग गए, क्योंकि उनको पता था पकड़ लेंगे तो वापस ले जाके जेल वेल बंद कर देंगे, भागेंगे तो फिर सेना इकट्ठा करेंगे, फिर लड़ेंगे। In this memory of the Palamu victory,
Daud built a mosque in Palamu's Purana Killa in 1662. While returning from there, Daud Khan took the Singh Darwaja of Palamu fort with him and got it installed in his fort at Daudnagar. तो जो पुराना किला में, तो डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, हु बिल्ड द पुराना किला मॉस्क इन पलामू, तो दैट वाज दाऊद। वहाँ से जीत का प्रतीक के लिए उसने पलामू पुराना किला में एक मस्जिद बनवाया। सो रिटर्निंग फ्रॉम देयर, दाऊद ने सिंह दरवाज़ा वहाँ से उखाड़ लिया और अपने दाऊद नगर फोर्ट में उसे इंस्टॉल कराया। आफ्टर द पलामू कंक्वेस्ट, मनकली खां वॉज अपॉइंटेड एट फौजदार देयर विच लास्टेड टिल 1666। तो पलामू से तो मेदिनी राय जी भाग गए थे, तो फिर मनकली खां को वहाँ का फौजदार बनाया, जो कि 1666 था। आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ मनकली खां, द एडमिनिस्ट्रेशन देयर केम इनटू द हैंड्स ऑफ सूबेदार ऑफ बिहार। सो 1666 में जब मनकली खां का ट्रांसफ़र हुआ तो वहाँ पे कोई डायरेक्ट रूलर नहीं था फिर पलामू में, दैट वाज गवर्न बाय द बिहार के सूबेदार से। तो ये अच्छा मौका दिखा कि फिर मेदिनी राय को। आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय दाऊद, मेदिनी राय fled to सुरगुजा एंड रिटर्न टू पलामू आफ्टर द डिपार्चर ऑफ मनकली खान। बाकी कहाँ सुरगुजा चले गए थे, वो भी वैसे ही जंगल झाड़ वाला क्षेत्र था, वहाँ पे किसी के लिए जाना, ढूंढना, आक्रमण करना इतना इजी नहीं था। तो मेदिनी राय उधर थे, मौके की तलाश कर रहे थे। सो जब मनकली खां का ट्रांसफ़र हो गया और जो पलामू का क्षेत्र था डायरेक्ट बिहार से गवर्न होने लगा, तब फिर ये अच्छा मौका दिखा मेदिनी राय को अपना पलामू वापस हासिल करने का। पलामू आफ्टर द डिपार्चर ऑफ मनकली खां एंड टुक कंट्रोल ऑफ हिज लॉस्ट किंगडम, मेदिनी राय हैज़ बीन कॉल्ड द न्यासी राजा। ही सून ब्रॉट पलामू आउट ऑफ पॉवर्टी एंड ब्रॉट हिम टू द पिनेकल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। मतलब काफ़ी प्रॉस्पेरस राजा था, जो उसके नीति राज करने का तरीका दैट वाज वेरी गुड। तो इतने सालों के बाद भी वापस उसने पलामू को जीता, और इतने के बाद पलामू, क्योंकि जो बाहर के रूलर्स थे, मुग़ल थे, उनका क्या था, सिर्फ पैसे से मतलब था। दे डोंट केयर अबाउट द पीपल्स प्रॉस्पेरिटी एंड ऑल। वहाँ के लोग कैसे दे रहे हैं, कैसे टैक्स दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, उनको सिर्फ टैक्स चाहिए होता था। बट जो वहाँ का लोकल राजा होता था, वही था जो वहाँ के किसानों के, लोगों के बारे में सोचता था। बारिश नहीं हुई तो उसके हिसाब से वो लोग टैक्सेस लेते थे। तो ये वास्ट डिफरेंस शुरू से रहा ही है। जो बाहर के लोग हैं वो सिर्फ लूटने लटने के लिए आते थे। तो इसलिए इसी कारण से मेदिनी राय को न्यासी राजा कहा जाता था। तो उसने जब वापस लिया पलामू को, और उसने फिर उस पलामू को गरीबी से निकाला एंड brought him to the pinnacle of prosperity. Palamu people became Medini Rai's reign and golden age of, remember Medini Rai's reign as the golden age of Choro rule. सो जो गोल्डन एज ऑफ चेरो रूल है वो कहा जाता है मेदिनी राय के काल को ही। और इसके लिए पहले तो डाल्टनगंज नाम था जो पलामू में आता है, अब डाल्टनगंज का नाम अभी नहीं, पहले ही डाल्टनगंज का नाम चेंज करके मेदिनी नगर हो गया है ऑन द मेदिनी राय के नाम पे। औरंगजेब did not seem to have had any special influence on the territories included in the present Hazaribagh, Singhbhum and Mamrun districts. During the time of Aurangzeb, Dhanbad and Purlia district remained largely outside the Mughal influence. So ये सब चीज़ें थी जो धनबाद वाला बोला कि ये कभी भी मुग़लों के अधीन आया नहीं। There were only 2 areas in the whole Chhatanagpur which were completely spared from Muslim invasions. तो अगर ये पूछेगा तो कौन सा, धनबाद एंड पुरुलिया। Purhat of Singhbhum was ruled by his contemporary King Mahipal at the time of Aurangzeb, but there is no evidence of Aurangzeb's sovereignty. I think it's over. So यहाँ तक था औरंगज़ेब तक झारखंड में कैसा प्रभाव पड़ा, हाउ इट वॉज गवर्नड। तो इट्स नॉट टाइम कि अब फटाफट हम लोग सिलेबस कवर करें, बिकॉज अब एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं ऑलमोस्ट
लैब असिस्टेंट का आ गया, और भी आएगा वैकेंसीज धीरे धीरे, CGL का भी आएगा, फिर JPSC भी लाइन में है। तो जो अभी आने वाला समय आएगा जुलाई के बाद से, मोस्टली जुलाई टू सितंबर अक्टूबर सिर्फ एग्ज़ाम्स ही होने वाला है। उसके पहले अगर सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, so it's well and good. So you can download this video, you can go through the bullet points. If you remember all these bullet points, it will be helpful for your objective type questions, because क्वेश्चंस यहीं से ही आएंगे। इतना ही है झारखंड का हिस्ट्री में, इससे बाहर कुछ पूछता नहीं है। छोटे छोटे चीज़ ही पूछते हैं, जैसे बताया 7 GPA से ही पूछा था कितना पैसा दुर्जन साल ने एग्री किया था, तो दैट वाज 6000। फिर उस हाथी का नाम पूछता है, किसके कारण पलामू पे अटैक हुआ था, दैट वाज श्याम सुंदर। किसने अटैक किया, क्या अटैक किया। तो अगर आप एक बार दो बार जस्ट गो थ्रू द बुलेट पॉइंट्स, सो यू विल रिमेंबर एवरीथिंग्स। Okay, then it's time to say goodbye. Do like the video and subscribe the channel. We'll come with the further topics later. Bye.